हेलो एवरीवन। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वह है चीन, जो विश्व में तमाम सत्ता के उभरते हुए केंद्र है। उसमें आज चीन का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज जो टॉपिक हम लोगों का होगा वह होगा चीन। आपको बताते चले कि चीन सन 1949 के पहले एक पूंजीवादी व्यवस्था से संचालित देश था, लेकिन 1949 में चीन की क्रांति हुई और वहां की व्यवस्था बदल गई। माओ से तुंग के नेतृत्व में क्रांति हुई। उसके पहले जो चीन की व्यवस्था थी सन 1937 से लेके सन 1937 से लेके सन 1945 तक चीन और जापान का युद्ध चलता रहा। चीन जापान के युद्ध में चीन लगभग पराजित हो गया था और मंगोलिया जैसा इसका प्रांत और तमाम अन्य इलाकों पर जापान ने कब्जा कर लिया था। लेकिन आप सब जानते हैं सन 1945 में अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पे बम गिराया और उसके बाद जापान पराजित हो गया, सरेंडर कर दिया। यही विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और जैसे ही जापान ने सरेंडर किया, चीन ने अपनी खोई हुई जमीन वापस ले ली। चूंकि चीन मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर लड़ रहा था, इसलिए उस विजय में जो लाभ का भागीदार था वह चीन भी बनाया गया। और यही कारण है कि सन 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई तो चीन को न केवल सदस्य बनाया गया बल्कि उसका स्थायी सदस्य बनाया गया। और चीन के पास यही कारण है कि सुरक्षा परिषद में वीटो का पावर भी है। तो इस प्रकार चीन जो है वह विश्व व्यवस्था में कैसे एक महत्वपूर्ण पिलर है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसको जानने इसके पहले आपको ये भी बता दें कि जब सन 1648 में आज के राष्ट्र केंद्रित विश्व व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। सन 1648 में संधि के द्वारा, जिसमें तमाम यूरोपीय शक्तियां थी और इन यूरोपीय शक्तियों ने लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर, विश्व में शक्ति संतुलन के सिद्धांत को बनाए रखा। यानी कि राष्ट्रों की परस्पर शक्तियां एक दूसरे को बैलेंस करती थी और इसी के द्वारा पूरी दुनिया बैलेंस थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परिणाम ऐसा बदला कि सारी शक्तियां, यूरोपीय शक्तियां समाप्त हो गई, द्वयम दर्जे की शक्ति हो गई। और 1945 में दो सुपर पावर का अभ्युदय हुआ। तो जो दो सुपर पावर थे वह कौन कौन थे आप सब जानते हैं। एक यूएसए यानी अमेरिका और दूसरा यूएसएसआर यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस। ये जो दो राष्ट्र थे ये दोनों महाशक्ति के रूप में उभरे और दोनों राष्ट्रों ने दो विपरीत विचारधाराओं को लेकर विचारधाराओं के आधार पर दुनिया को संचालित करने का प्रयास किया। अमेरिका की जो विचारधारा थी वो पूंजीवादी थी और जो सोवियत संघ की विचारधारा थी वह साम्यवादी थी। यहीं से शीत युद्ध की शुरुआत होती है। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद शीत युद्ध शुरू होता है और लगभग 46 वर्षों तक सन 1991 में जब आके सोवियत संघ का पराभव हो गया, विखंडित हो गया, तब जाके शीत युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन 46 वर्षों तक इस शीत युद्ध ने पूरी दुनिया को अपने आगोश में कसे रखा। अब आते हैं चीन। चीन कैसे विश्व व्यवस्था में उभरता हुआ एक केंद्र है, यह आपको बता दें कि चीन दुनिया का क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल में तृतीय स्थान। चीन का स्थान कौन सा है? तृतीय। जनसंख्या में आज वर्तमान में अगर देखें तो दूसरा स्थान है, क्योंकि पहले स्थान पे भारत आ गया है। अर्थव्यवस्था में अगर आप देखें अर्थव्यवस्था में चीन दूसरे स्थान पे है। यानी कि चीन अमेरिका के बाद चीन की जो इकोनॉमी है वह 19 ट्रिलियन डॉलर है। 19 ट्रिलियन डॉलर। जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वो 30 ट्रिलियन डॉलर की है और जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो महज 4 ट्रिलियन डॉलर की है। जो फॉरेन रिजर्व है यानी कि जो डॉलर का कोष है अमेरिका सोवियत संघ के चीन के पास
जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वह विदेशी मुद्रा भंडार कितना है चीन के पास? विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? 7,000 बिलियन डॉलर, लगभग 7,000 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। हमारे भारत के पास कितना है? लगभग 650 बिलियन डॉलर। ये लगभग 7,000 है, और हम अगर देखें तो लगभग 650 या अधिक से अधिक 680 करीब है। तो मान लीजिए अगर 700 भी बात मान लें तो देखिए कितना बड़ा, 700 बिलियन डॉलर भी अगर आप मान लें तो कितना बड़ा अंतर है, 10 गुने का अंतर है। 7,000 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व। एक बात और आपको बता दें, विश्व व्यापार के हिसाब से चीन दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी देश है, विश्व व्यापार के हिसाब से। अब इकोनॉमी भले चीन की दूसरे स्थान पे है, लेकिन विश्व व्यापार में हिस्सेदारी आज चीन की सबसे ज्यादा है। चीन की ताकत, चीन की सेना, जो इनकी सामरिक स्थिति है, सेना, सैन्य शक्ति में चीन दुनिया की सबसे विशाल आर्मी है, विश्व में प्रथम संख्या की दृष्टि से। विश्व की सबसे विशाल आर्मी चाइना के पास है। तो इस प्रकार आप देखिए कि चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, विदेशी मुद्रा भंडार की दृष्टि से, विश्व व्यापार की दृष्टि से, विश्व व्यापार में चीन का स्थान क्या है? प्रथम। विश्व व्यापार में प्रथम। एक बात और बता दें, जो मध्यम वर्ग है, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ होता है, मध्यम वर्ग का आकार है चीन का, मध्यम वर्ग का आकार जो चीन का है, वह लगभग 230 मिलियन लोग, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा मध्यम वर्ग चीन में रहता है। तो मध्यम वर्ग का आकार इसके दृष्टि से प्रथम स्थान है। क्यों मध्यम वर्ग का आकार मैं कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि मध्यम वर्ग जो होता है वही किसी देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ होता है, जो वहाँ परचेजिंग या वहाँ की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना, ये मध्यम वर्ग ही करता है। तो इन दृष्टियों से आप देखेंगे तो चीन, अगर सारे दृष्टियों पर आप नजर डालें तो चीन दुनिया का सबसे सशक्त सत्ता के केंद्र के रूप में उभर के आ रहा है। अब आपको बताएं कि जब शीत युद्ध खत्म हुआ, सोवियत संघ का विखंडन हुआ, तो दुनिया ऐसा लगा एक ध्रुवीय हो गई, लेकिन बहुत जल्दी ही ये एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का भ्रम टूट गया। चीन बड़ा तेजी से आगे निकला। चीन ने तमाम सारे सुधार किए। आपको हमने बताया कि सन 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई। सन 1949 माओ त्से तुंग के नेतृत्व में, माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन में कौन सी क्रांति हुई? साम्यवादी क्रांति। साम्यवादी क्रांति का रिजल्ट यह हुआ कि जो चीन की अर्थव्यवस्था थी वह क्लोज हो गई। चीन का जो लोकतंत्र था वो जनवादी लोकतंत्र, यानी कि ऊपर से केंद्रित लोकतंत्र होगा। वहां लोकतंत्र की वास्तविक स्थिति बड़ी कमजोर होती है। ये अर्थव्यवस्था हो गई। लेकिन जल्दी ही चीन में महसूस किया जाने लगा कि इस अर्थव्यवस्था के द्वारा, साम्यवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा चीन का विकास नहीं हो सकता। वहां कुछ कठोर निर्णय किए। सबसे पहला निर्णय क्या लिया उन्होंने? जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या किया उन्होंने? जनसंख्या नीति बनाई, यानी कि एक बच्चे के लिए जनसंख्या नीति, बड़ा सख्त नियम बनाया जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जनसंख्या नीति। और यह नीति कैसी रही? सफल। यह नीति सफल नीति रही, सफल रही। और चीन की जनसंख्या आप देखिए, आज भारत उससे आगे निकल गया चीन से। जनसंख्या 70 के दशक में क्या किया? वहां के जो देंग सियाओपिंग, जो वहां के शासनाध्यक्ष थे, देंग सियाओपिंग ने वहां क्या की? ओपन डोर पॉलिसी लागू, खुले द्वार की नीति, खुले
द्वार की नींव सन 1970 के दशक में, कहते हैं 78 के आसपास, सन 1970 के दशक में खुले द्वार की नीति अपनाई। खुले द्वार कौन, इसका श्रेय जाता है डेंग सियाओपिंग। डेंग सियाओपिंग जो वहां के शासनाध्यक्ष थे, इनके नेतृत्व में सुधार किया गया। ओपन डोर पॉलिसी, यानी कि चीन में एक ऐसा भी संघाई जो प्रांत था, संघाई प्रांत को दुनिया की सारी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए खोल दिया गया। उस प्रांत में दुनिया की सारी मल्टीनेशनल कंपनियां आके निवेश करने लगी, जबकि साम्यवादी व्यवस्था में अर्थव्यवस्था बंद रहती है, कोई फॉरेन कंपनी आके वहां निवेश नहीं कर सकती। प्राइवेट पूंजी को, यानी कि निजी निवेशक को कोई जगह नहीं होता, पूंजीपति के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं होता, प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई जगह नहीं होती। और वहाँ की खेती सामूहिक खेती थी, यानी कि सब सरकारी जमीन थी और सारे लोग खेती करने वाले मजदूर थे, किसान थे, मजदूर, अपनी निजी प्रॉपर्टी नहीं थी। लेकिन चीन ने इसमें सुधार किया, महसूस किया जाए। सन 2004 में चीन ने क्या किया, सन 2004 में चीन ने बीमा क्षेत्र को खोल दिया। बीमा क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया। बीमा क्षेत्र में निजी निवेश, यानी कि निजी कंपनियां आके बीमा कर सकती थी, जैसा कि भारत में अब किया जाने लगा। 91 के बाद धीरे धीरे हमने किया, वो तब उन्होंने कर दिया, 2004 में उन्होंने कर दिया था। 91 के बाद हमने खोलना शुरू किया, लेकिन अभी पूरी तरह से हमने, हमारे LIC और तमाम चलती रही। 2004 में उन्होंने पूरी तरह से खोल दिया। फिर सामूहिक खेती की परंपरा वहां खत्म कर दी। विश्व व्यापारियों के लिए अपने स्थान, अपने मार्केट खोल दिए। और उसी दशक 70 के दशक में उन्होंने क्या किया, सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको हिंदी में कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी, उनको अपने यहाँ आकर्षित करने का काम किया। वो कंपनियां आती रहीं, व्यापार करती रहीं, और इसका लाभ चीन की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से मिलता रहा। तो आज रिजल्ट यह है कि चीन दुनिया के सत्ता में उभरते हुए सबसे मजबूत केंद्र के रूप में है। यह सही बात है कि तमाम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में तमाम चीन ने और सारे कार्य किए हैं। तो एक बात और बता दें आपको, जो चीन है वह ओबोर का मतलब, एक ये भी जान लीजिए आप, ओबोर का मतलब वन बेल्ट वन रोड। ओबोर जो है वन बेल्ट वन रोड, वन बेल्ट वन रोड की पॉलिसी लेके आया, यानी कि वह पूरे विश्व को रोड के माध्यम से कनेक्ट कर रहा है। और इसका परिणाम यह है कि पूरे विश्व में वह अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। चाइना इससे चिंतित है। सिल्क रूट के बारे में आप जानते हैं। तमाम जो रणनीतिक क्षेत्र हैं, सामरिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वहाँ चीन अपनी उपस्थिति को बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य है, वीटो पावर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चीन दुनिया के सबसे मजबूत उभरते हुए विश्व केंद्र में से एक है। सन 2017 में चीन की सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि 2050 में हम विश्व की सबसे बड़ी शक्ति होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। कहीं कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछेंगे। थैंक यू।